Welcome to Let's Learn with Pooja. Let's discuss biodiversity and conservation from patterns of biodiversity. Latitudinal gradient. लैटिट्यूडिनल ग्रेडियंट का मतलब होता है अक्षांशीय उतार चढ़ाव। क्लियर। अब यहाँ पर हम थोड़ा सा अक्षांशीय शब्द का मीनिंग समझ लेते हैं कि देखिए फॉर एग्जांपल क्या होता है। लेट्स मेक ए फिगर। यहाँ पर ये सपोज ये क्या है, दिस इज द ग्लोब, ओके, दिस इज द अर्थ। और अर्थ के बीचों बीच से जो इमेजिनरी लाइन हम ड्रॉ करते हैं उसे हम इक्वेटर कहते हैं। तो इक्वेटर के अबव एंड इक्वेटर के बिलो जो रीजन होता है वो रीजन ट्रॉपिकल रीजन कहलाता है। इज दैट क्लियर? दिस इज द ट्रॉपिकल रीजन। ऊपर की तरफ होगा नॉर्थ पोल, नीचे की तरफ साउथ पोल या साउथ डायरेक्शन। इधर क्या है, ये हमारा ईस्ट है और इधर हमारा ये हो जाता है वेस्ट। फाइन। तो जब हम इस तरीके से हम जो हमारी इमेजिनरी लाइंस हैं हॉरिजॉन्टली ड्रा करते हैं तो इनको हम लैटिट्यूडिनल कहते हैं। इसके बाद में हमारा आता है जब हम पोल्स की तरफ जैसे जैसे ट्रॉपिकल रीजन से पोल्स की तरफ जाएंगे तो फिर क्या आएगा, टेम्परेट रीजन। और उसके बाद में आता है हमारा यहाँ पर दिस इज द आर्कटिक रीजन, दिस इज द आर्कटिक रीजन या पोलर रीजन। क्लियर। तो ये हमारा सपोज हमने फिर से ये बना लिया है, आर्कटिक रीजन बना लिया है, दिस इज द आर्कटिक रीजन, दिस इज द टेम्परेट रीजन, दिस इज द टेम्परेट रीजन एंड दिस इज द ट्रॉपिकल रीजन। सिमिलरली यहाँ पर ये क्या है, टेम्परेट रीजन है, दिस इज द टेम्परेट रीजन एंड दिस इज व्हाट द साउथ पोल, और या हम उसको बोलेंगे एंटार्क्टिक रीजन, दिस इज द एंटार्क्टिक रीजन। क्लियर। तो जो सनलाइट होती है, सनलाइट, तो सन की जो रेज होती हैं वो ट्रॉपिक रीजन पर डायरेक्ट पड़ती हैं, इसलिए जो ट्रॉपिक रीजन होगा, ट्रॉपिक रीजन पर जो है गर्मी ज़्यादा होगी, वहाँ पर जो है वो वार्मर होगा, वो रीजन पृथ्वी का वो रीजन क्या होगा, ज़्यादा वार्मर होगा। और इस रीजन में जो कंट्रीज आएंगे वो उनका जो क्लाइमेट होगा वो थोड़ा सा क्या होगा, वार्मर होगा। और जैसे जैसे हम पोल्स की तरफ जाएंगे वैसे वैसे क्या होगा, जो टेम्परेचर है वो कम होगा, लेस वार्मर होगा। क्यों? रीज़न बिहाइंड दिस कि जो सन की जो रेज हैं वो स्लेंटिंग हो जाती हैं, जैसे जैसे हम पोल्स की तरफ जाते हैं तो वैसे वैसे सन की जो रेज हैं वो स्लेंटिंग हो जाती हैं, और स्लेंटिंग यानी तिरछी पड़ती हैं, जिसकी वजह से सनलाइट जो है कम पड़ती है। इसलिए ये जो रीजन्स हैं जैसे टेम्परेट रीजन हो गया या जो पोलर रीजन हो गया, ठीक है, तो ये क्या होंगे, ये यहाँ पर टेम्परेचर बहुत कम होगा। तो होपफुली ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट देखिएगा, तो लैटिट्यूडनल के वाइज अगर हम अक्षांशीय वाइज देखते हैं तो ग्रेडियंट का मतलब यहाँ पर है, क्योंकि हम पैटर्न ऑफ बायोडाइवर्सिटी यानी कि जो स्पीसीज़ हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म की जो स्पीसीज़ हैं वो कहाँ पर ज़्यादा है कहाँ पर कम है, तो हमें एक पैटर्न, पर्टिकुलर पैटर्न हमें दिखाई देगा। इस चीज़ को हम शुरू करते हैं। द डाइवर्सिटी ऑफ प्लांट एंड एनिमल इज़ नॉट यूनिफॉर्म थ्रू आउट द वर्ल्ड, कि थ्रू आउट द वर्ल्ड जो है प्लांट की या एनिमल्स की स्पीसीज़ वो यूनिफॉर्म नहीं है, एक जैसी नहीं है। कहीं पर नंबर ऑफ स्पीसीज़ किसी पर्टिकुलर एनिमल के लिए या प्लांट के लिए ज़्यादा है, कहीं पर कम है। बट शोज़ ए रेदर अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन, और इसकी जगह क्या है, एक अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन शो करते हैं, यानी कहीं में नंबर ऑफ स्पीसीज़ ज़्यादा और वर्ल्ड के किसी रीजन में क्या कहते हैं, नंबर ऑफ स्पीसीज़ कम है। फॉर मैनी ग्रुप ऑफ एनिमल्स और प्लांट्स, एनिमल्स और प्लांट्स के कई ग्रुप के लिए क्या है, देयर आर इंटरेस्टिंग पैटर्न्स इन डाइवर्सिटी, तो काफ़ी इंटरेस्टिंग रोचक पैटर्न्स देखे गए हैं उनकी विविधता में। यहाँ पर देखिए डाइवर्सिटी का मतलब होता है कि किसी नंबर ऑफ अकरेंस ऑफ नंबर ऑफ स्पीसीज़, किसी ऑर्गेनिज्म की कितनी तरीके की स्पीसीज़ अवेलेबल हैं किसी पर्टिकुलर एरिया में। द मोस्ट वेल नोन बीइंग द ग्रेट लैटिट्यूडनल ग्रेडियंट इन डाइवर्सिटी। तो अब हमें यहाँ पर जो देखना है वो हमें देखना है क्या, सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग पैटर्न हमें किस में दिखाई देगा, लैटिट्यूडनल डाइवर्सिटी में। ठीक है, लैटिट्यूडनल हमने आपको बता दिया है कि अब हम देखेंगे कि ट्रॉपिकल रीजन में जो डाइवर्सिटी है, टेम्परेट रीजन में जो अर्थ के टेम्परेट रीजन में डाइवर्सिटी किस तरीके से है, और पोलर एरियाज़ की तरफ डाइवर्सिटी किस तरीके से है।
कम है, ज़्यादा है। इन जनरल स्पीसीज डाइवर्सिटी डिक्रीजेस एज वी मूव अवे फ्रॉम द इक्वेटर टूवर्ड्स द पोल। इस लाइन का मतलब समझते हैं कि जर्नली जो स्पीसीज डाइवर्सिटी होती है वो घटती है, कहाँ से? एज वी मूव अवे फ्रॉम द इक्वेटर टूवर्ड्स द पोल, जैसे जैसे हम इक्वेटर से पोल्स की तरफ जाते हैं, ठीक है। तो अब ये चीज़ हमने पहले भी फिगर में समझी है कि सपोज दिस इज द इक्वेटर लाइन, तो इक्वेटर से के पास का जो एरिया है दिस इज द ट्रॉपिकल रीजन। इसका मतलब ये है कि ट्रॉपिकल रीजन में जो स्पीसीज डाइवर्सिटी है, ट्रॉपिकल रीजन में जो स्पीसीज डाइवर्सिटी है वो हमें ज़्यादा देखने को मिलेगी, और जैसे जैसे हम टेम्परेट रीजन की तरफ जाएंगे तो स्पीसीज डाइवर्सिटी क्या होगी? कम होगी। पोलर रीजन की तरफ जाएंगे, पोल्स की तरफ जाएंगे तो स्पीसीज डाइवर्सिटी और कम होगी। नेक्स्ट देखिएगा, विद वेरी फ्यू एक्सेप्शंस, कुछ अपवादों को छोड़कर क्या है? ट्रॉपिक्स। अब यहाँ पर लैटिट्यूड की अक्षांश की एक रेंज दे रखी है, जैसे रेंज ऑफ 23.5 डिग्री नॉर्थ, ठीक है। तो इक्वेटर से कितने एंगल पर 23.5 डिग्री किधर की तरफ? टूवर्ड्स द नॉर्थ पोल एंड 23.5 टूवर्ड्स द साउथ पोल। क्लियर? अब इस चीज़ का मतलब समझते हैं कि यहाँ पर मैं थोड़ा सा इसको और बड़ा बना लेती हूँ। यहाँ पर वो बात कह रहे हैं, ट्रॉपिक्स के बारे में बताया जा रहा है कि ट्रॉपिकल जो रीजन है, जो अर्थ का ट्रॉपिकल रीजन है वो कहाँ से कहाँ तक है। तो दिस इज द अर्थ, ये हमारा इक्वेटर हो गया, दिस इज द इक्वेटर लाइन। तो इक्वेटर से कितना, सपोज ये हमारा क्या है? 23.5 डिग्री सेल्सियस, 5 डिग्री नॉर्थ की तरफ, ये हमारा नॉर्थ साइड हो गया, ये हमारा साउथ हो गया है, और 23.5 ही कहाँ है? साउथ की तरफ। तो यानी इतना रीजन और ये रीजन, तो ये पूरा रीजन क्या कहलाएगा? ये वाला रीजन भी क्या है? ट्रॉपिकल रीजन, और ये वाला भी इक्वेटर से साउथ की तरफ भी क्या है? 23.5 डिग्री साउथ की तरफ ये क्या है? ट्रॉपिक। तो ये पूरा जो रीजन है ये ट्रॉपिकल रीजन कहलाएगा। क्या कहलाएगा? ये ट्रॉपिकल रीजन कहलाएगा। ये वाला है नॉर्थ की तरफ का और ये वाला है साउथ की तरफ का। ट्रॉपिकल रीजन को शॉर्ट में ट्रॉपिक कहा गया है। क्या कहा गया है? ट्रॉपिक कहा गया है। तो चलिए लौटते हैं अपनी उस पर लाइन पर। तो इन्होंने कहा है कि कुछ एक्सेप्शंस, कुछ अपवादों को छोड़कर, ठीक है, जो ट्रॉपिक्स या ट्रॉपिकल रीजन या जो ट्रॉपिक्स है, हार्बर मीन्स वहाँ पर होती है या रखता है क्या? मोर स्पीसीज देन द टेम्परेट और पोलर एरियाज, यानी कि टेम्परेट और पोलर एरिया के कंपैरिजन में ट्रॉपिक्स में या ट्रॉपिकल रीजन में नंबर ऑफ स्पीसीज क्या होंगी? ज़्यादा होंगी। अब उसका रीज़न हम पहले भी आपको थोड़ा सा बता चुके हैं कि भाई जो ट्रॉपिकल रीजन है वहाँ पर क्या है? सनलाइट क्या है? वहाँ पर प्रॉपर्ली डायरेक्ट रेज जा रही है, तो सनलाइट की अवेलेबिलिटी ज़्यादा है। इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं वहाँ पर ज़्यादा बेटर कंडीशंस है फॉर द प्लांट की ग्रोथ के लिए। क्लियर? और इस तरीके से वहाँ पर मोर सनलाइट है और जिसकी वजह से वहाँ पे नंबर ऑफ स्पीसीज भी क्या है? ज़्यादा है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट लाइन की। कोलंबिया लोकेटेड नियर द इक्वेटर। जो कोलंबिया कंट्री है वो किसके नियर पड़ता है? इक्वेटर, यानी इक्वेटर के आसपास क्या आता है? कोलंबिया आता है। तो इसका मतलब कोलंबिया एक ट्रॉपिकल कंट्री हो गया। कोलंबिया क्या है? एक ट्रॉपिकल कंट्री हो गया। ठीक है। तो कोलंबिया लोकेटेड नियर द इक्वेटर हैज़ नियरली 1400 यानी 1400 स्पीसीज ऑफ बर्ड्स। तो यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं कि कोलंबिया का एग्जांपल लेके, कोलंबिया एक ट्रॉपिकल कंट्री हो गया है, तो यहाँ पर जो बर्ड्स की, चिड़ियाओं की स्पीसीज है वो कितनी है? 1400। और जबकि न्यूयॉर्क एट कितने एंगल पर? 41 डिग्री नॉर्थ, यानी नॉर्थ की तरफ इक्वेटर से कितने एंगल पर? 41 डिग्री
सेल्सियस पे। तो ये एक टेम्परेट रीजन हो गया। तो न्यूयॉर्क किस में आता है, टेम्परेट कंट्री में आता है। तो वहाँ पर कितनी स्पीसीज है, 105 स्पीसीज हैं किसकी, चिड़िया की। तो यहाँ पर हमने देखा कि कोलंबिया जो कि एक ट्रॉपिकल कंट्री है, वहाँ पर नंबर ऑफ स्पीसीज ऑफ बर्ड्स क्या है, ज़्यादा है, 1400 हैं। और जबकि जो न्यूयॉर्क है वो एक टेम्परेट कंट्री है और वहाँ पर, और ये किधर की तरफ है, टूवर्ड्स नॉर्थ है, और वहाँ पर मात्र कितनी स्पीसीज मिलती हैं, 105 स्पीसीज। अब हम बात करते हैं किसकी, ग्रीनलैंड की। तो ग्रीनलैंड भी किस में आ जाता है, टूवर्ड्स द नॉर्थ है, ये 71 डिग्री सेल्सियस, सॉरी सेल्सियस नहीं, 71 डिग्री नॉर्थ, ठीक है। तो ये भी क्या है, एक टेम्परेट रीजन है। यहाँ पर कितनी मिलती हैं, केवल 56 स्पीसीज मिलती हैं। तो इस तरीके से हमने देखा कि जैसे जैसे हम ट्रॉपिकल रीजन से टेम्परेट रीजन की तरफ जाएंगे और जितना ज़्यादा मतलब पोलर एरियाज की तरफ हम जा रहे हैं, जितना ज़्यादा हम पोल्स की तरफ जा रहे हैं, वैसे वैसे नंबर ऑफ स्पीसीज, यहाँ पर बर्ड्स का एग्जाम्पल लिया हुआ है, तो वो डिक्रीज होती जा रही हैं। जैसे पहले 1400, फिर 105 एंड देन फिर 56। अब हम बात करते हैं किसकी, इंडिया की। इंडिया विद इंडिया विद मच ऑफ इट्स लैंड एरिया इन द ट्रॉपिकल लैटिट्यूड। देखिए जो इंडिया है, भारत का जो मोस्ट ऑफ द लैंड एरिया है वो कौन से रीजन में आता है, वो ट्रॉपिकल रीजन में आता है, क्लियर। तो हैज़ मोर देन, तो एक तरीके से हम कह सकते हैं इंडिया को क्या, इंडिया को हम कह सकते हैं ट्रॉपिकल कंट्री, क्योंकि उसका जो लैंड एरिया है वो ट्रॉपिकल रीजन में आता है, काफ़ी लैंड एरिया। तो यहाँ पर देखें तो हमारे यहाँ पर भारत में 120 तरह की प्रजातियाँ हैं किसकी, चिड़ियाओं की। ए फॉरेस्ट ए फॉरेस्ट इन ए ट्रॉपिकल रीजन लाइक इक्वेडोर। ऐसे ही एक और ट्रॉपिकल रीजन जिसका नाम क्या है, इक्वेडोर, वहाँ पर जंगल है। तो वो जैसे देखिए ट्रॉपिकल रीजन है और ट्रॉपिकल रीजन में जंगल है, तो वो जंगल भी क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा ट्रॉपिकल फॉरेस्ट, क्लियर। हैज़ अप टू 10 times as many species of vascular plant as a forest of equal area in a temperate region like the Midwest of USA। तो अब हम इस लाइन का मतलब समझते हैं पहले, क्लियर। यहाँ से लेकर, कहाँ से लेकर, यूएसए तक इस लाइन का देखिए। जो एक ट्रॉपिकल रीजन है जिसका नाम क्या है, इक्वेडोर है, तो वहाँ पर जो फॉरेस्ट मौजूद है, उस फॉरेस्ट में, उस जंगल में, ठीक है, नंबर ऑफ स्पीसीज ऑफ किसके, वेस्कुलर प्लांट्स। देखिए वेस्कुलर प्लांट का मतलब होता है ऐसे प्लांट जिनमें जाइलम एंड फ्लोएम मौजूद है, ठीक है। जाइलम एंड फ्लोएम ये क्या है, कॉम्प्लेक्स टिश्यू होते हैं एक तरीके से, और ये ट्रांसपोर्ट का काम करते हैं। जो जाइलम है वो वाटर ट्रांसपोर्ट का काम करता है, और जो फ्लोएम है वो प्लांट के द्वारा सिंथेसाइज जो केमिकल कंपाउंड है जैसे कि ग्लूकोज है, तो उसका ट्रांसपोर्ट करता है टू वेरियस पार्ट्स ऑफ द प्लांट, क्लियर। तो यहाँ पर बात हो रही है वेस्कुलर प्लांट्स की। तो जो वेस्कुलर प्लांट्स हैं किसमें, इक्वेडोर में, जो कि एक ट्रॉपिकल रीजन है, वहाँ पर इन प्लांट्स की जो स्पीसीज है, स्पीसीज की जो संख्या है वो 10 गुनी ज़्यादा है, किसके कंपैरिजन में, इन कंपैरिजन टू द टेम्परेट रीजन, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल मिड वेस्ट ऑफ द यूएसए, यूएसए का जो मिड वेस्ट है, ये जो रीजन है ये एक टेम्परेट रीजन है, और इस टेम्परेट रीजन में मौजूद अगर हम सेम एरिया की यानी इक्वल एरिया का जो फॉरेस्ट है उससे कंपैरिजन करें, तो इस फॉरेस्ट जो कि टेम्परेट रीजन में है, जो कि यूएसए के अंदर है, मिड वेस्ट ऑफ द यूएसए, तो इस फॉरेस्ट के मुकाबले, ठीक है, जो वेस्कुलर प्लांट्स हैं उनकी नंबर ऑफ स्पीसीज किसमें 10 गुना ज़्यादा है, कहाँ पर, ट्रॉपिकल रीजन जैसे कि इक्वेडोर। यानी कि इस लाइन से हमें साफ हो गया है कि नंबर ऑफ प्लांट स्पीसीज इन ट्रॉपिकल रीजन इज मोर, एटलीस्ट 10 टाइम मोर। यहाँ पर एग्जांपल दिया हुआ है इक्वेडोर ऑन मिड वेस्ट ऑफ यूएसए, कि भाई इक्वेडोर में 10 गुना नंबर ऑफ स्पीसीज है किसके कंपैरिजन में, फॉरेस्ट ऑफ मिड वेस्ट यूएसए। तो होपफुली ये लाइन आपको समझ आ गई होगी। द लार्जली
ट्रॉपिकल अमेजोन रेन फॉरेस्ट इन साउथ अमेरिका। अब हम बात करते हैं किसकी, एक और यहाँ पर एग्जांपल दिया हुआ है क्या, अमेजोनियन रेन फॉरेस्ट। तो अमेजोन के जो हमने कभी सुना होगा इस तरीके से कि अमेजोन फॉरेस्ट, तो जो काफ़ी बड़ा फॉरेस्ट है ये कहाँ पर है, ये है साउथ अमेरिका में। तो साउथ अमेरिका का अमेजोनियन रेन फॉरेस्ट, ठीक है, तो ये भी क्या है, ट्रॉपिकल रीजन है। हैज़ द ग्रेटेस्ट बायोडाइवर्सिटी ऑन द अर्थ। तो सबसे ज़्यादा अगर हमसे क्वेश्चन किया जाता है कि सबसे ज़्यादा ग्रेटेस्ट बायोडाइवर्सिटी हमें कहाँ देखने को मिलेगी, तो हमारा आंसर होगा अमेजोन फॉरेस्ट, अमेजोन रेन फॉरेस्ट इन साउथ अमेरिका हैज़ द ग्रेटेस्ट बायोडाइवर्सिटी ऑन द अर्थ। क्लियर। तो यहाँ पर हमारा एक क्वेश्चन भी बन जाता है, क्या क्वेश्चन बन जाता है, नेम द प्लेस विद ग्रेटेस्ट बायोडाइवर्सिटी ऑन द अर्थ। हमारा आंसर होगा अमेजोनियन रेन फॉरेस्ट इन साउथ अमेरिका। इट इज़ होम टू मोर देन 40,000 स्पीसीज ऑफ प्लांट्स। तो ये होम है, घर है, किसका घर है, ये 40,000 प्लांट की, किसकी, प्लांट की 40,000 स्पीसीज का। क्लियर। या 40,000 से भी ज़्यादा प्लांट की जो स्पीसीज है वो अमेजोनियन रेन फॉरेस्ट में पाई जाती हैं। 3,000 प्रजातियाँ किसकी पाई जाती हैं, फिशेस की, और 1,300 मिलती हैं बर्ड्स की, और 427 प्रजातियाँ मिलती हैं मैमल्स की, और 427 अगेन 427 ऑफ एम्फीबियंस, 378 ऑफ रेप्टाइल्स एंड ऑफ मोर देन कितना, देखिए यहाँ पर 1,25,000 इनवर्टिब्रेट, 1,25,000 से ज़्यादा स्पीसीज किसकी मौजूद हैं यहाँ पर, इनवर्टिब्रेट्स की। इज दैट क्लियर। नेक्स्ट देखिए, साइंस एस्टिमेट दैट इन दीज रेन फॉरेस्ट, सॉरी साइंटिस्ट एस्टिमेट दैट, जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने, वैज्ञानिकों ने अनुमान लगाया कि इन रेन फॉरेस्ट में, किसमें, अमेजोनियन रेन फॉरेस्ट में देयर माइट बी एटलीस्ट 2 मिलियन इंसेक्ट स्पीसीज। तो साइंटिस्ट ने ये इस चीज़ का अनुमान लगाया है एक तरीके से कि 2 मिलियन यानी कि ये हो जाता है हमारा 20 लाख इंसेक्ट स्पीसीज आर वेटिंग टू बी डिस्कवर्ड एंड नेम, कि 2 मिलियन इंसेक्ट की, कीड़ों की स्पीसीज ऐसी हैं जो इंतजार कर रही हैं कि उनको डिस्कवर किया जाए और उनका नॉमेनक्लेचर किया जाए। यानी इतनी तो डिस्कवरी नहीं हुई है, इतनी स्पीसीज का तो कोई रिकॉर्ड ही नहीं है। क्लियर। तो हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो अमेजोन के रेन फॉरेस्ट है साउथ अमेरिका में, वहाँ पर बायोडाइवर्सिटी यानी कि अकरेंस ऑफ स्पीसीज, अकरेंस ऑफ नंबर ऑफ स्पीसीज कितना ज़्यादा है। व्हाट इज़ सो स्पेशल अबाउट ट्रॉपिक्स। अब इस पैराग्राफ से ये क्लियर हो गया कि जो ट्रॉपिकल रीजन है अर्थ के, ठीक है, या ट्रॉपिकल जो कंट्रीज़ हैं वहाँ पर बायोडाइवर्सिटी ज़्यादा है इन कंपैरिजन टू व्हाट, टेम्परेट एंड पोलर रीजन। तो अब ये एनसीईआरटी ने क्वेश्चन किया है कि भाई ऐसा क्या स्पेशल है ट्रॉपिक्स में दैट माइट अकाउंट फॉर देयर ग्रेटर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, जो जिम्मेदार है किसके लिए, ज़्यादा ग्रेटर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी के लिए। इकोलॉजिस्ट एंड इवोल्यूशनरी बायोलॉजिस्ट, तो जो इकोलॉजिस्ट होते हैं या इवोल्यूशनरी बायोलॉजिस्ट होते हैं, है प्रपोज वेरियस हाइपोथेसिस। तो उन्होंने बहुत सारे अपने अनुमान लगाए हैं अपने कुछ उन्होंने क्या दिए हैं, आइडियाज़ दिए हैं। सम इम्पॉर्टेंट वंस आर, तो उन कुछ हाइपोथेसिस उन्होंने दी हैं और उनमें से कुछ जो इम्पोर्टेंट है वो क्या क्या है। तो पहली हाइपोथेसिस है हमारी, देखिए, स्पेसिएशन इज जनरली ए फंक्शन ऑफ टाइम। तो फर्स्ट हाइपोथेसिस है हमारी, व्हाट स्पेसिएशन इज जनरली ए फंक्शन ऑफ टाइम, कि स्पेसिएशन का मतलब क्या होता है, स्पेसिएशन का मतलब होता है फॉर्मेशन ऑफ स्पीसीज, फॉर्मेशन ऑफ ए न्यू स्पीसीज, ठीक है, कि किसी नए प्रजाति का जन्म होना, किसी नए प्रजाति का फॉर्म होना, हमें दिखाई देना। तो ये क्या है, स्पेसिएशन क्या है, इज ए फंक्शन ऑफ टाइम, कि ये समय अनुसार होता है। ऐसा नहीं कि कोई स्पीसीज, कोई नई स्पीसीज एक दिन में बन गई या 2 दिन में, भी किसी भी नई स्पीसीज के अकरेंस के लिए हमें हज़ारों लाखों साल लग जाते हैं। अनलाइक टेम्परेट रीजन, अब हम बात करते हैं क्या, अनलाइक
टेम्परेट रीजन सब्जेक्टेड टू फ्रीक्वेंट ग्लेशिएशंस इन द पास्ट। तो देखिए कि जो टेम्परेट रीजन है वहाँ पर जहाँ टेम्परेट रीजन का मतलब जहाँ जो ठंडी रीजन है अर्थ के, कि वहाँ बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंटली का मतलब होता है जल्दी जल्दी कोई चीज़ जब जल्दी जल्दी होती है, तो फ्रीक्वेंट ग्लेशिएशंस हुए हैं। ग्लेशियर्स जो बर्फ़ के बहुत बड़े बड़े जो टुकड़े होते हैं, पहाड़ होते हैं एक तरीके से, तो उनका पिघलना, क्लियर, कि वहाँ पर बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंट ग्लेशिएशंस हुए हैं इन द पास्ट। ट्रॉपिकल लैटिट्यूड हैव रिमेन्ड रिलेटिवली अनडिस्टर्ब्ड फॉर मिलियंस ऑफ ईयर्स। और जबकि अगर हम बात करते हैं ट्रॉपिकल लैटिट्यूड की, ट्रॉपिकल लैटिट्यूड यानी जो ट्रॉपिकल एरिया है, और जो ट्रॉपिकल एरिया है वो कितने एंगल पर है, टूवर्ड्स नॉर्थ या टूवर्ड्स साउथ, 23.5 डिग्री टूवर्ड्स नॉर्थ एंड इतना ही टूवर्ड्स साउथ। कि जो ट्रॉपिकल रीजन वाला जो एरिया है वो क्या है, वहाँ पर डिस्टरबेंस नहीं हुआ है, वहाँ पर जो इन्वायरमेंटल डिस्टरबेंस है वो इतना, अगर हम रिलेटिवली कंपैरिजन करें टेम्परेट के उसमें, तो जो इन्वायरमेंटल डिस्टरबेंसेस है वो टेम्परेट रीजन में ज़्यादा हुए हैं इन कंपैरिजन टू द ट्रॉपिकल रीजन। तो ट्रॉपिकल रीजन जो है वो अनडिस्टर्ब रहे हैं फॉर मिलियंस ऑफ ईयर्स, और इसलिए वहाँ पर मौजूद जो प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, वो अपनी ज़रूरत के अनुसार उनको पूरा समय मिला है, टाइम मिला है, उनको फुली कंडीशंस मिली हैं कि वो उनका क्या हो, प्रॉपरली इवोल्यूशन हो, नई स्पीसीज जो है नेचुरल सिलेक्शन हो और नई स्पीसीज का क्या हो, इवोल्यूशन हो। एंड दस हैड ए लॉन्ग इवोल्यूशनरी टाइम, तो उनको क्या मिला है, एक लंबा इवोल्यूशनरी टाइम मिला है बिना किसी डिस्टरबेंस के, बिना किसी इन्वायरमेंटल ड्रास्टिक डिस्टरबेंस के, फॉर स्पीसीज डाइवर्सिफिकेशन, की किसके लिए, उनके स्पीसीज की डाइवर्सिटी को बढ़ाने के लिए, यानी नंबर ऑफ स्पीसीज जो है वहाँ पर बढ़ी हैं। तो ये पहला पॉइंट हमारा क्लियर हो गया है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। देखिए नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है, नेक्स्ट पॉइंट कहता है ट्रॉपिकल इन्वायरमेंट्स, कि ट्रॉपिकल रीजन में जो इन्वायरमेंट है अनलाइक टेम्परेट वन आर लेस सीजनल। क्लियर, कि जो ट्रॉपिकल इन्वायरमेंट है वो कम सीजनल है, किसके कंपैरिजन में, टेम्परेट के कंपैरिजन में। सीजनल से मतलब है यहाँ पर कि जो मौसम है वो रिलेटिवली कैसा रहता है, कांस्टेंट रहता है, प्रिडिक्टेबल होता है, यानी कि हम कह सकते हैं अब सर्दियाँ हैं, अब गर्मियाँ हैं, अब ये है ये। लेकिन जो टेम्परेट रीजन होते हैं वहाँ पर मौसम बहुत ज़्यादा क्या है, फ्रीक्वेंटली क्या होता रहता है, वहाँ पर चेंज होता रहता है। सच कांस्टेंट इन्वायरमेंट प्रमोट निच स्पेशलाइजेशन, तो जब कांस्टेंट इन्वायरमेंट रहता है तो वो किस चीज़ को प्रमोट करता है, निच स्पेशलाइजेशन को प्रमोट करता है। अब हम यहाँ पर समझते हैं व्हाट डू यू मीन बाय द निच। निच से मतलब क्या है, देखिए तो हम जो निच है इसको हम हैबिटेट के उसमें संदर्भ में इस चीज़ को हम समझेंगे। जैसे अगर हमसे कोई पूछता है कि व्हाट इज़ हैबिटेट, तो हैबिटेट का मतलब होता है किसी भी ऑर्गेनिज्म जो नेचुरल उसका आवास होता है, एरिया होता है जिसमें वो रहता है, लिविंग प्लेस है, उसको हम हैबिटेट कहते हैं। ठीक है, लेकिन किसी भी ऑर्गेनिज्म का उसके हैबिटेट में क्या रोल है, क्या फंक्शन है, उसकी क्या एक्टिविटी है, या वो किस तरीके का रोल प्ले करता है अपने हैबिटेट में, उसकी क्या इम्पोर्टेंस है, तो ये सारी चीज़ें, एक्टिविटी, उसका रोल, उसका फंक्शन, तो ये सारी चीज़ें डिटरमाइन करती हैं किसको, निच को। तो निच क्या है, इट इज़ द क्या एक्टिविटी या फंक्शन परफॉर्म बाय एन ऑर्गेनिज्म इन इट्स हैबिटेट। तो जब कांस्टेंट इन्वायरमेंट रहेगा तो उसकी वजह से किसी भी ऑर्गेनिज्म की जो निच है, उसका जो फंक्शन है, उसकी जो एक्टिविटी है, उसमें क्या है, एक स्पेशलाइजेशन आया है। ठीक है, कि वो उस कांस्टेंट इन्वायरमेंट के थ्रू वो अपने आप को ढाल पाएगा, नहीं उसने अपने आप को अडेप्ट किया है या नहीं किया है। अगर सपोज वो अडेप्ट नहीं कर पाया है तो उसने कुछ या उसने अडेप्ट कर लिया है तो किसकी वजह से, उसने उसकी बॉडी में ऐसे क्या नए चेंजेस लाने की उसे ज़रूरत है कि जिसकी वजह से वो उस कांस्टेंट इन्वायरमेंट में क्या हो, उसमें ढाल ले अपने आप को। तो इस तरीके से
धीरे धीरे ओवर मिलियंस ऑफ टाइम्स, ओवर मिलियंस ऑफ ईयर्स क्या हुआ, धीरे धीरे एक कांस्टेंट इन्वायरमेंट में कोई भी ऑर्गेनिज्म अपने फंक्शन को, अपनी एक्टिविटी को किस तरीके से अडेप्ट कर रहा है, उसके अंदर क्या चेंजेस आ रहे हैं, ठीक है। तो वो सब क्या प्रमोट करता है, नेचर स्पेशलाइजेशन एंड लीड टू ए ग्रेटर स्पीसीज डाइवर्सिटी, और इससे एक जो है हमें एक ज़्यादा स्पीसीज डाइवर्सिटी देखने को मिलती है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, देयर इज़ मोर सोलर एनर्जी अवेलेबल इन द ट्रॉपिक्स, कि जो ट्रॉपिकल रीजन्स होते हैं वहाँ पर सोलर एनर्जी ज़्यादा अवेलेबल है। तो ये चीज़ मैंने आपको पहले बता चुकी हूँ कि जो ट्रॉपिक्स होते हैं, अर्थ का जो ट्रॉपिकल रीजन है वहाँ पर जो सन की सीधी लाइन पड़ती है, सीधी वहाँ पर रेज पड़ती हैं, जिस वजह से वहाँ पर सोलर एनर्जी ज़्यादा अवेलेबल होती है, विच कॉन्ट्रीब्यूट्स टू हायर प्रोडक्टिविटी। सोलर एनर्जी ज़्यादा होगी तो हायर प्रोडक्टिविटी होगी, दिस इन टर्न माइट कंट्रीब्यूट इनडायरेक्टली टू ग्रेटर डाइवर्सिटी, और इसकी वजह से तो जहाँ पर हायर प्रोडक्टिविटी है, यानी कि जहाँ पर नंबर ऑफ प्लांट्स ज़्यादा हैं, ठीक है, तो उनको खाने वाले भी क्या होंगे, अच्छे से उनको खाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, खाने की कमी नहीं होगी। जब जहाँ पर खाने की कमी नहीं होगी, स्पेस रिसोर्सेज की कमी नहीं है, तो वहाँ पर क्या होगा, पॉपुलेशन बढ़ेगी और आपस में इंटरेक्शन बढ़ेगा, नेचुरल सिलेक्शन होगा, नई नई स्पीसीज़ का क्या होगा, इवोल्यूशन होगा, और इस तरीके से स्पीसीज़ का डाइवर्सिफिकेशन होगा, स्पीसीज़ की विविधता यानी नंबर ऑफ अकरेंस ऑफ स्पीसीज़ क्या होगा, वो बढ़ेगा।